हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शंकरलाल गीला। इसी प्रकार के अगर और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे जो डायरेक्टर सर है उनका एक और चैनल है भवानी फाउंडेशन के नाम से, वहाँ भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। कक्षा 11, कक्षा 12, जेट, ICR, BHU और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पादप कार्यकी का, प्लांट फिजियोलॉजी का प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक हैं, जो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई परीक्षाओं में बहुत सारे इसके जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं और कक्षा और 11-12 में बड़े प्रश्न भी इसके पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण है इसमें फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स प्रकाश और सिंथेसिस मीन्स होता है संश्लेषण, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में हरे पादपों द्वारा भोजन का संश्लेषण, यह कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। अगर इसकी सही वास्तविक परिभाषा देखें प्रकाश संश्लेषण की, तो वो होती है कि हरे जो पादप हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण करके और जो जड़ों द्वारा है मृदा से जल का अवशोषण करके शर्करा के रूप में रासायनिक ऊर्जा बनाते हैं और यही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण का आज हम यहाँ इतिहास पढ़ेंगे। अगर इसके इतिहास की बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के इतिहास में देखो, सबसे पहले एक वैज्ञानिक हैं जिनको पादप कार्यकी के जनक, तो स्टीफन हेल्स हैं, इनको पादप कार्यकी के जनक भी कहा जाता है। इन्होंने बताया कि जो हरे पादप हैं वो वायु और प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। यह वक्तव्य था स्टीफन हेल्स का। 1772 में जोसेफ प्रिस्टले ने बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, यानी कि जो पादप अपना भोजन बनाते हैं, इसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और ये वायुमंडल को शुद्ध करने का कार्य करती है। ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है जो वायुमंडल को शुद्ध करने का कार्य करती है। इसके बाद में सन 1779 में जॉन इंजन हाउस वैज्ञानिक आए। इन्होंने प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का महत्व बताया और इसके बाद में सेनेबियर और शेसर जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रकाश संश्लेषण में CO2 की उपयोगिता को समझाया। इसके बाद में सन 1845 में एक वैज्ञानिक मेयर ने बताया कि जो हरे पादप होते हैं वो जो प्रकाश ऊर्जा है, इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में, और ये जो रासायनिक ऊर्जा है यही इनका भोजन होती है। फिर इसके बाद में एक वैज्ञानिक 1905 में ब्लैकमैन ने प्रकाश संश्लेषण में बताया कि इसमें दो प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। दो प्रकार की जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इसमें इन्होंने एक प्रकाशिक अभिक्रिया को और एक अप्रकाशिक अभिक्रिया को, जिनको हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के तौर पर पढ़ेंगे। 1930 में एक वैज्ञानिक वॉन नील ने जो बात बताई प्रकाश संश्लेषण से संबंधित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वॉन नील ने जो बैक्टीरियल प्रकाश संश्लेषण है उसमें इन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन मुक्त होती है, ये जो ऑक्सीजन मुक्त है ये जल के अणु के अपघटन यानी कि जल के अणु के विघटन से प्राप्त होती है, न कि ये CO2 से मुक्त होती है। इसके बाद में 1937 में रॉबर्ट हिल ने हिल अभिक्रिया का प्रदर्शन किया और जो वॉन नील की जो बात थी इसको दोबारा बताया। फिर जब यहाँ प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत CO2 का अपचयन पढ़ा जाता है तो उस अपचयन से जो भोजन बनता है उससे संबंधित 1954 में केल्विन और बेंसन वैज्ञानिक ने C3 चक्र जो है उसके बारे में बताया और 1954 में ही एक वैज्ञानिक डेनियल ऑर्नन और इनके जो सहयोगी थे उन्होंने प्रकाश फास्फेटीकरण यानी कि प्रकाश फास्फोरिलीकरण को परिभाषित किया, फास्फोरिलीकरण, और इससे संबंधित जो विक्रियाएं हैं इनको बताया। 1966 में हेच और स्लेग ने जो C4 चक्र है, जो C4 पादपों में पढ़ेंगे, तो CO2 का जो अपचयन है तो वो C4 जो चक्र है उसके बारे में बताया। ये जो इतिहास है ये प्रकाश संश्लेषण का इतिहास है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं
यानी कि जो अपने लिए जो फूड बनाते हैं, C6H12O6। ये जो शर्करा है इसमें देखिए जो कार्बन है, और बात करें तो अपनी पूरी प्रकृति में ही जो भोजन बनता है, जो फूड बनता है, इसमें कार्बन होता है। और ये जो कार्बन है ये केवल और केवल जो वायुमंडलीय जो CO2 होती है उसकी सहायता से ये आता है। यानी कि भोजन में अपन कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका महत्व पढ़ेंगे। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका स्रोत जो वायुमंडल है इससे केवल और केवल पादप, यानी कि पादप इस CO2 को लेके और अपना भोजन बनाते हैं, और आगे फिर ये धीरे धीरे उत्पादकों से जैसे हैं जो कार्बन वो उपभोक्ताओं में जाता है। अब बात करेंगे ये जो परिघटना है प्रकाश संश्लेषण की, या ये जो क्रिया है प्रकाश संश्लेषण की, ये पादपों में कहां संपन्न होती है। तो देखिए जो पादप हैं, प्लांट सेल या पादप कोशिकाओं में एक कोशिकांग पढ़ा जाता है, दोहरी झिल्ली युक्त एक कोशिकांग पढ़ा जाता है जिसको क्लोरोप्लास्ट या हरितलवक कहते हैं। वैसे जो प्लास्टिड हैं इनमें जो ल्यूकोप्लास्ट है उनको पढ़ा जाता है, लेकिन वो जो खाद्य हैं भोजन उसका संग्रह करते हैं, और जो हरितलवक हैं ये प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। तो जितने भी हरे पादप हैं उनमें एक कोशिकांग पादप कोशिकाओं में हरितलवक पाया जाता है, जो दोहरी झिल्ली युक्त है और सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। अगर हरितलवक की संरचना देखें तो इसके अंतर्गत जो इसका जो भीतरी भाग है जो स्ट्रोमा कहलाता है, ये जो भीतरी भाग है ये स्ट्रोमा कहलाता है, इसका स्ट्रोमा। इसमें सिक्के जैसी संरचनाएं देखने को मिलती है इस तरीके से जो आपस में एक झिल्ली से जुड़ी रहती है इस तरीके से। इनमें जो एकल इकाई होती है, सिक्के जैसी जो एकल इकाई होती है, इसको थाइलेकोइड बोलते हैं, थाइलेकोइड। और कई जो थाइलेकोइड हैं वो आपस में जो ये ढेर बना रहे हैं, इस ढेर को ग्रेना कहा जाता है, ग्रेना। एक वचन में इसको ग्रेनम भी कहते हैं। और जो ग्रेना है ये आपस में जिस झिल्ली से जुड़े रहते हैं उसको कहा जाता है स्ट्रोमा लेमेली, स्ट्रोमा लेमेली। यानी कि स्ट्रोमा लेमेली की सहायता से, स्ट्रोमा झिल्ली की सहायता से ग्रेना है वो आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये एक हरितलवक की संरचना है। अब यहां से अगर देखा जाए तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है इसको भी पढ़ रहे थे कि अपन दो जैव रासायनिक क्रियाओं के तौर पर पढ़ते हैं, यानी कि दो क्रियाओं के तौर पर इसको पढ़ा जाता है। दो क्रियाओं में जो ब्लैकमैन ने भी बताया था, इसमें एक तो आती है प्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया, और एक आती है अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन। अभी देखेंगे कि इनमें अंतर क्या होता है और कौन कौन सी इसमें और क्रियाएं सम्मिलित हैं। तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया है ये तो नाम से पता है कि लाइट की उपस्थिति में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है। जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है इसका मतलब ये नहीं है कि ये अंधेरे में होती है, ये प्रकाश की उपस्थिति में भी हो सकती है और प्रकाश की अनुपस्थिति में भी हो सकती है। तो इन दोनों क्रियाओं में सबसे पहले जो प्रकाशिक अभिक्रिया है इसमें कौन सी क्रियाएं सम्मिलित है। तो देखिए इसमें प्रकाशिक अभिक्रिया है, इसमें पढ़ा जाता है एक प्रकार से प्रकाशिक अभिक्रिया को अपन प्रकाश फास्फेटीकरण या प्रकाश फास्फोरिलीकरण, प्रकाश फास्फोरिलीकरण के तौर पर भी पढ़ सकते हैं। ये जो प्रकाश फास्फोरिलीकरण है ये क्या होगा, तो एक बार इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, क्योंकि अभी पढ़ा भी था अपने इतिहास में कि जो ऑर्गेनाइल वैज्ञानिक और इनके जो सहयोगी थे उन्होंने इसकी खोज की थी प्रकाश फास्फोरिलीकरण की। तो कहते किसे हैं, तो जहां भी जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान में फास्फोरिलीकरण है इसका मतलब ये होता है एटीपी का निर्माण। तो यहाँ एक चीज लिखी हुई है प्रकाश फास्फोरिलीकरण, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में
एटीपी का निर्माण। क्या कहलाएगा? प्रकाश फास्फोरिलीकरण। तो ये अभिक्रिया होती कैसे है, किस प्रकार से होती है? तो जब एडीपी है, इस एडीपी के साथ में जब इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ता है और कोई एनर्जी इनपुट प्राप्त होता है, एनर्जी इनपुट प्राप्त होता है, तो होता क्या है, इस एनर्जी इनपुट से और एडीपी के साथ में इनऑर्गेनिक फास्फेट के जुड़ने से एटीपी का निर्माण होता है। यही चीज प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाती है। लेकिन अगर प्रकाशिक अभिक्रिया का एक महत्व देखें तो एटीपी के साथ में एक चीज का संश्लेषण और होता है, तो वो कह दे कि वो प्रकाशिक जो अभिक्रिया है इसका महत्व भी आएगा। प्रकाशिक अभिक्रिया में जो अप्रकाशिक अभिक्रिया में जो CO2 है उसका अपचयन करके जो भोजन बनाएंगे पादप में, तो उसमें एसिमिलेटरी पावर चाहिएगी, और वो जो एसिमिलेटरी जो पावर है वो प्रकाशिक अभिक्रिया से प्राप्त होगी। तो जो एसिमिलेटरी पावर है वो एक तो होती है एटीपी, और एटीपी के साथ में एक और चीज NADP H+, इसका भी संश्लेषण होता है। तो ये जो एसिमिलेटरी पावर है इसमें दो प्रकार के शक्ति अपन पढ़ रहे हैं यहां, जिनमें एक तो स्वांगीकारी शक्ति है, वो तो हो जाएगी एटीपी जो एक प्रकार से एनर्जी सप्लाई करेगी, और एक CO2 के अपचयन के लिए NADP H+ का निर्माण होता है, यानी कि ये अपचायक शक्ति हो जाएगी। तो कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो स्वांगीकारी शक्ति वो यहां होगी एटीपी, और जो अपचायक शक्ति है वो होगी यहाँ NADP H+। अब यहां से देखें, जैसे प्रकाशिक जो अभिक्रिया है इसको वास्तविक रूप से किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसमें जो प्रकाश फास्फोरिलीकरण है ये दो प्रकार का होता है, तो एक बार यहां प्रकाश फास्फोरिलीकरण को पढ़ते हैं। तो प्रकाश और फास्फोरिलीकरण है, यहां देखिए कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं वो कई प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं। वो पिगमेंट सारे के सारे जो थाइलिकोइड हैं इसकी झिल्ली पर होते हैं। तो यहां से बात करें कि अगर जैसे एक जो थाइलिकोइड है, ये जैसे एक थाइलिकोइड है, अगर इसको विस्तृत तरीके से अगर फैला के बात करें, तो जिसे जूम करके देखा जाए तो देखिए इस प्रकार से इसकी पूरी वास्तविक रूप से झिल्ली को पढ़ा जा सकता है। थाइलिकोइड की जो झिल्ली है उसको इस तरीके से अपन देख सकते हैं। तो इसमें जो पिगमेंट्स हैं उनकी व्यवस्था किस प्रकार से होती है? आपके लिए एक विशेष प्रकार का यहां चित्र बनाया जा रहा है। आप इसके सहायता से और भी अच्छे तरीके से जो थाइलिकोइड झिल्ली है इसमें जो पिगमेंट्स होंगे उनको आराम से आसानी से समझ सकते हो। तो देखिए अगर थाइलिकोइड जो झिल्ली है उसको अपन विस्तृत तरीके से देखें तो इस प्रकार से झिल्ली है। इसमें जो पिगमेंट्स हैं उनमें बात करें तो 5 प्रकार के सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। इनमें एक तो आता है फोटोसिस्टम फर्स्ट, एक आता है फोटोसिस्टम सेकंड, एक आता है लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC भी बोला जाता है। एक आते हैं इसमें CF पार्टिकल्स, और एक पढ़ा जाता है इसमें साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। जो थाइलिकोइड की जो झिल्ली है उसमें अभिक्रिया केंद्र की बात करें तो जो 2 फोटो सिस्टम है, जिसमें एक तो है PS फर्स्ट जिसका अभिक्रिया केंद्र होता है P700, और एक होता है PS सेकंड जिसका अभिक्रिया केंद्र होता है P680। ये जो पिगमेंट्स है जो P700 है या P680 है, इनमें अधिकतर जो क्लोरोफिल A है उसका अणु इस अभिक्रिया केंद्र में होता है। इसके बाद में बात करें तो तीसरे प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स है सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्स है, उसमें LHC आता है, यानी कि लाइट
हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। ये क्या करता है, जैसे आपको पता है चुनाव होते हैं तो दो बड़ी पार्टियां होती है और कई ऐसे लोग होते हैं जो निर्दलीय लड़ते हैं, और जब वो जीत जाते हैं तो किसी न किसी पार्टी को अपना पक्ष रख देते हैं। ऐसे ही यहाँ क्या करता है कि जो एलएससी है, ये एलएससी जिस प्रकाश को पीएस फर्स्ट या पीएस सेकेंड द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता है जो प्रकाश है, तो उसको एलएससी द्वारा उसको अवशोषित करके और इस अभिक्रिया केंद्र को या इस अभिक्रिया केंद्र को दे दिया जाता है। एक है इसमें जैसे शेप पार्टिकल्स होते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण कॉम्प्लेक्स है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ते हैं F1 या जो ऑक्सीसोम पढ़े जाते हैं, सेम उसी तरीके से शेप पार्टिकल्स होते हैं। शेप पार्टिकल हैं, इसमें एक एंजाइम होता है एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज, ये एटीपी सिंथेज एंजाइम आगे जाके एटीपी बनाएगा, जो पढ़ेंगे अभी प्रकाश फास्फोरिलीकरण में। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के लिए साइटोक्रोम B6 या साइटोक्रोम F प्रकार के कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। तो ये थाइलेकोइड की जो झिल्ली है, इस पर इस तरीके के पिगमेंट्स होते हैं। अब अभी बात की कि ये पिगमेंट्स करते क्या है, तो इनमें P700 या P600 हैं। तो ये तो इसमें जो P700 और जो P680 जो अभिक्रिया केंद्र हैं, अधिकांशतः प्रकाश का अवशोषण इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो अभी अपन ने जो पढ़े हैं ये भी सहायता करते हैं, और इनके अलावा जैसे प्लास्टोक्विनोन है, प्लास्टोसाइनिन है, वो भी इलेक्ट्रॉन अभिगमन में सहायक होते हैं। अब पढ़ते हैं इससे संबंधित प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो प्रकाश फास्फोरिलीकरण है उसका प्रथम प्रकार, जिसको चक्रीय फास्फोरिलीकरण भी कहा जाता है। तो देखिए, जो प्रकाश फास्फोरिलीकरण है उसमें परिभाषा में पढ़ा था अपने कि प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाता है। इसके जो दो प्रकार हैं उनमें सबसे पहले आता है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण का मतलब क्या हुआ, अभी अपने थाइलेकोइड हैं, उसकी झिल्ली पर दो प्रकार के फोटो सिस्टम देखे थे। यहां देखिए, जैसे एक जो फोटो सिस्टम है जिसका एक अभिक्रिया केंद्र है P700, और ये अपन ने PS फर्स्ट में देखा था। जब इस अभिक्रिया केंद्र के ऊपर प्रकाश के जो फोटॉन्स हैं वो गिरते हैं, तो ये जो अभिक्रिया केंद्र हैं इसके चारों ओर और इस अभिक्रिया केंद्र के जो पिगमेंट्स हैं वो इस प्रकाश को अवशोषित करते हैं। इससे होता क्या है कि P700 अभिक्रिया जो केंद्र है इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं और बाहर निकल आते हैं। जैसे ही अभिक्रिया केंद्र से बाहर आते हैं तो इनका कोई प्राथमिक ग्राही होता है, जैसे आयरन सल्फर, वो इन इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है। यहां अगर एक चीज देखें तो जैसे उदाहरण के तौर पर तो छोटे बच्चे होते हैं, वो करते क्या हैं कि उनके पास जैसे ही 10-5 रुपए आ जाते हैं तो वो भी अपनी एक्साइटेड अवस्था में आ जाते हैं और जाके कोई आइसक्रीम वगैरह बाजार में खरीदने के लिए चले जाते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ है। इसके बाद में होता क्या है कि आयरन जो सल्फर है इससे ये इलेक्ट्रॉन कई प्रकार के आगे, जैसे फ्रिडोक्सिन है, साइटोक्रोम B6 है, साइटोक्रोम F है, जब इनसे इन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो यहां उपस्थित एक एंजाइम जिसको कोएंजाइम के तौर पर पढ़ते हैं ADP, ये ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में और ये जो इलेक्ट्रॉन वाली जो ऊर्जा है इसको लेके ATP बना देता है। जब यहां उस इलेक्ट्रॉन वाली एनर्जी से जब ATP का संश्लेषण हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है वो लूज हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के पास जो ऊर्जा थी तो वो कम हो जाती है। जिससे होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो P700 अभिक्रिया केंद्र में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से जो होल हुआ था, जो छिद्र हुआ था, जैसे इनकी एनर्जी लूज होगी तो इलेक्ट्रॉन वापस इस अभिक्रिया केंद्र में आ जाते हैं। या बात कर सकते हैं कि उस होल को भरने के लिए, अभी ऐसे उदाहरण के तौर पर भी पढ़ा था कि बाजार में, मार्केट में जैसे ही बच्चे जाते हैं, खिलौने वगैरह खरीदते हैं, आइसक्रीम वगैरह खरीदते हैं, तो पैसे वापस जैसे कम होंगे तो वापस घर आ जाते हैं।
यहाँ भी सेम इलेक्ट्रॉनों का यही होता है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया केंद्र से बाहर निकले और फिर उन्होंने एटीपी बना दी और फिर वापस वो अपने घर में आ गए, यानी कि एक प्रकार से यहाँ एक चक्र बन गया जो किसकी उपस्थिति में हो रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में, और प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी भी बन रही है और जो इलेक्ट्रॉन है वो अभिक्रिया केंद्र से बाहर आके एटीपी बना के और वापस अभिक्रिया केंद्र में भी जा रहे हैं। इस प्रकार का जो प्रकाश फास्फोरिलीकरण होता है इसको कहा जाता है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। तो जो आज का जो टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, इसमें हमने जो प्रकाश संश्लेषण है इसकी परिभाषा है, इसका जो इतिहास है और यह जो प्रकाशिक अभिक्रिया का एक जो पॉइंट है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, इसके बारे में अध्ययन किया। अगर आपको इसी प्रकार के और वीडियो प्राप्त करने हैं, इसी प्रकार के और अच्छे वीडियो देखने हैं तो मेरा जो YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबा सकते हो।